सभी को मेरा वंदे मातरम। आज हम देखेंगे अध्याय 6। इसके पहले वीडियो तक अध्याय 5 कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि ऐसा कौन सा अणु है ना। यहाँ पर क्या बोला है, वंशागति का आणविक आधार, मतलब हम ऐसा अणु को देखेंगे जो माता पिता से संतानों में पहुँचता है ना, कि जो अणु है वह कौन सा अणु है, कैसे वह वंशागति होता है। तो हम इस पाठ के अंतर्गत यही सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है ना। ये बेसिक सा इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ बेसिक सा देखेंगे है ना, कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है ना, कौन सा अणु है जो माता पिता से है ना लक्षणों को संतानों में पहुंचाता है। तो अनुवांशिक पदार्थ में क्या आता है, डीएनए आता है ना। डीएनए को क्या कहा जाता है, अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। ये क्या करते हैं, माता पिता से लक्षणों को संतानों में ले जाते हैं है ना। तो हम इस पाठ के अंतर्गत यही चीज़ों को देखेंगे कि डीएनए कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, कैसे उसमें रेप्लिकेशन होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। इन सभी चीज़ों को हम इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे। क्लियर। हम जानते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं है ना। जो ये अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो ये गुणसूत्र होता है वह किससे किससे मिलकर बना होता है। तो जो गुणसूत्र है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। कौन कौन सा वो चीज़ है, तो पहला है प्रोटीन। ठीक है, गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे कि जो डीएनए है वह गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है, और गुणसूत्र किससे किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से वह मिलकर बना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर गुणसूत्र देखेंगे, ये क्या है, गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है इस तरीके से। इसमें जो डीएनए होते हैं वह इस तरीक़ा से क्या रहते हैं, रीअरेंजमेंट रहते हैं ना। अब यदि हम इसका ब्रॉड स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का, तो वह इसी प्रकार से क्या रहते हैं, गुणसूत्रों पर उपस्थित रहते हैं इस तरीके से। ये क्या है, डीएनए है। तो डीएनए क्या है कि यह गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है ना, और यही क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। तो जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए है वह 4 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डीएनए 4 प्रोटीन से बना होता है। कौन सा प्रोटीन है वो, हिस्टोन प्रोटीन है ना। इसमें डीएनए में 4 हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इसमें तो बहुत सारे वैसे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है वह 4 प्रकार के होते हैं। जो डीएनए क्या करते हैं, उसको बॉल के समान, जैसे कि एक बॉल रहता है उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन होते हैं है ना, ये बॉल के समान उपस्थित रहते हैं, और इसी के चारों ओर जो डीएनए है वह क्या रहते हैं, उसको बॉल के समान घेरे रहते हैं इस प्रकार से। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से है ना, तो जैसे कि क्या है, ये डीएनए है। तो जो हिस्टोप्रोटीन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन सा है, तो वह है H2, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, इसी के चारों ओर जो डीएनए है वह क्या रहते हैं, इस प्रोटीन को घेरे हुए इसी प्रकार से संरचना में वह उपस्थित होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन 4 हिस्टोप्रोटीन होते हैं। अब क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड है ना। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था
फ्रीडरिच मिशर ने। किसने किया था? फ्रीडरिच मिशर। न्यूक्लिक एसिड का खोज फ्रीडरिच मिशर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लिक एसिड केंद्रक पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? यह केंद्रक पर प्रेजेंट होता है। इसको न्यूक्लिक नाम दिया गया था। यह केंद्रक में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिक नाम दिया गया था। उस समय एसिड इसमें नहीं जुड़ा था। उसके बाद अल्टमान ने, कौन सा वैज्ञानिक आया? अल्टमान। अल्टमान ने क्या किया कि इसमें अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से, है ना, अम्लीय प्रवृत्ति होने की वजह से अम्लीय प्रवृत्ति के कारण से इस न्यूक्लिक का नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिक एसिड रख दिया। न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड किसने खोज किया? इसका फ्रीडरिच मिशर ने। आप इस नाम को याद रखिएगा, फ्रीडरिच मिशर न्यूक्लिक एसिड के फादर हैं। इसको कहाँ देखा गया? तो यह केंद्रक में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक। उसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा कि जो न्यूक्लिक है उसमें अम्लीय प्रवृत्ति पाया जाता है, इस कारण से इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए को क्या बोला जाता है? तो डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? यह केंद्रक में पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए होता है वह क्या करता है? सभी जीवों में डीएनए ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सभी जीवों में डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ वायरस को छोड़कर। ये सभी जीवों में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ वायरस को छोड़कर। कुछ वायरस में अब्सेंट होता है। अब वो कौन कौन से वायरस हैं? तो आप इसका नाम याद रखिएगा, टीएमवी। टीएमवी का मतलब क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, यह तंबाकू में पाया जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, है ना, ये क्या करता है? एड्स नामक रोग उत्पन्न करता है। और क्या है? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। तो ये जो 3 वायरस है जिसमें डीएनए अब्सेंट होता है, तो जब इसमें डीएनए अब्सेंट है तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आरएनए, है ना। क्वेश्चन आता है कि डीएनए किन में प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो आप ये 3 का नाम याद रखिएगा। इसमें डीएनए के स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। बाकी सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगला देखेंगे, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के प्रमाण। पहले तक क्या था कि किसी को कंफर्म ये नहीं पता था कि डीएनए ही है जो क्या करता है? आनुवंशिक पदार्थ है और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है।
तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपना प्रयोग किया, है ना, और प्रमाण निकाला। तो उसी को हम देखेंगे कि डीएनए के पदार्थ में मतलब वह आनुवंशिक पदार्थ है, इसका क्या क्या प्रमाण है करके। तो सबसे पहले 1902 में, है ना, सन 1902 में सटन व वोबेरी नामक वैज्ञानिक ने, सटन व वोबेरी नामक वैज्ञानिकों ने, है ना, क्या किया, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सन 1902 में सटन व वोबेरी नामक वैज्ञानिक ने एक प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने कहा कि आनुवंशिक सूचना आनुवंशिक पदार्थ के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है ना। जो इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, तो इन्होंने दिया कि जो आनुवंशिक सूचना है ना, जो माता पिता से किस में जाते हैं, उनके संतानों में जाते हैं और लक्षणों के रूप में दिखाई देते हैं, तो वह आनुवंशिक सूचना किसके माध्यम से, आनुवंशिक पदार्थ के माध्यम से। आनुवंशिक पदार्थ के माध्यम से क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है ना। तो सटन व बोवेरी ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वह आनुवंशिक पदार्थ के ही माध्यम से जनरेट होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह सिद्ध नहीं किया था कि वह आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। सिर्फ ऐसा माना गया था कि वह आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है करके। फिर ग्रिफिथ का प्रयोग देखिए, है ना, यहाँ पर सटन ने क्या बताया कि आनुवंशिक पदार्थ के ही माध्यम से जनरेट होता है लक्षण। अब ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक आया, तो अब यहाँ पर तो अब हम देखेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग। इन्होंने कब प्रयोग किया, तो इन्होंने किया 1928 में। तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा यह तो प्रमाणित हो गया था कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, डीएनए ही है करके, लेकिन फिर ग्रिफिथ ने प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, रूपांतरण विधि लाया, है ना, रूपांतरण प्रक्रिया को लाया। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया को लिया, है ना, जो डिप्लोकोकस निमोनी होते हैं, जो जीवों में क्या करते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, उन बैक्टीरियों को लिया और क्या किया, उनको उनके अलग अलग क्या लिए, प्रभेद लिए, अलग अलग लक्षणों को लिया और उनको क्या किया, चूहों में प्रवेश कराकर, है ना, रूपांतरण विधि का प्रयोग किया। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जो ग्रिफिथ का प्रयोग था उन्होंने 1928 में प्रयोग किया और क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, है ना, इसी में उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया और इसके 2 लक्षणों को लिया गया। तो इसमें 2 लक्षण कौन कौन से लिया गया, तो यहाँ पर डिप्लोकोकस निमोनी के 2 प्रभेद लिए गए। एक ऐसा जीवाणु लिया जो क्या था, मतलब रोग उत्पन्न कर रहे थे, और एक ऐसा जीवाणु लिया डिप्लोकोकस निमोनी का ही, जो क्या करते थे, रोग उत्पन्न नहीं करते थे, है ना। तो 2 प्रभेद को लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड, ठीक। तो 2 प्रभेद को लिया, पहला क्या लिया, चिकना, है ना, मतलब स्मूथ टाइप का लिया, स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया लिया, और दूसरा क्या लिया, तो दूसरा एक खुरदुरी वाला लिया, है ना, रफ, जिसको क्या बोलते हैं, रफ कहा जाता है ना, रफ टाइप का। तो ये क्या था, एक चिकना बैक्टीरिया लिया जो क्या करते थे, संक्रमण मतलब रोग उत्पन्न करते थे,
रोग उत्पन्न कर रहे थे। और रफ टाइप का जो बैक्टीरिया था जिसके चारों ओर जो उसकी कैप्सूल पाई जा रही थी, है ना, वो कैसी थी, खुरदुरी थी। और यह क्या था, रोग उत्पन्न नहीं करते थे, या रोग उत्पन्न नहीं करते थे। इसको उन्होंने एस स्ट्रेन नाम दिया, है ना, क्या नाम दिया, एस स्ट्रेन। और रफ टाइप को क्या नाम दिया, आर स्ट्रेन नाम दिया। अब इन्हीं दोनों बैक्टीरिया को उन्होंने किस में प्रयोग किया, तो चूहों में प्रयोग किया, है ना। डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु लिया और उसको किस में प्रयोग किया, तो माइस में, चूहों में उन्होंने प्रयोग करके देखा। और यह मतलब सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जीव से दूसरे जीवों में रूपांतरित होते हैं करके। अब हम देखेंगे कि उन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को चूहों में इंजेक्ट कराया और इसके दो लक्षणों को लिया। एक क्या लिया, स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया लिया, है ना, जिसका लेयर क्या था, स्मूथ था, मतलब उसके जो कैप्सूल थे वो क्या थे, स्मूथ थे। और एक क्या लिया, जो रफ टाइप के थे, है ना, मतलब उसके चारों ओर का जो लेयर था वो रफ था। ये निमोनिया रोग उत्पन्न कर रहे थे और जो रफ टाइप के थे वो रोग उत्पन्न नहीं करते थे। तो इसको क्या किया उन्होंने, एक एक करके चूहों में इंजेक्ट कराया, प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब उन्होंने एस स्ट्रेन, है ना, या स्मूथ प्रभेद वाले बैक्टीरिया को किस में प्रवेश कराया, माइस में जब प्रवेश कराया, तो जब उसमें प्रवेश कराया गया तो ये क्या थे, निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, है ना, संक्रामक थे ये। तो चूहे क्या हो गए, निमोनिया रोग के कारण से चूहे मर गए, डेड हो गए, है ना। अब क्या लिया, आर स्ट्रेन को लिया। तो जब आर स्ट्रेन को किस में प्रवेश कराया गया, चूहों में प्रवेश कराया गया, तो आर स्ट्रेन क्या थे, निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते थे, जिसकी वजह से चूहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और चूहे क्या थे, सरवाइव कर रहे थे, है ना, चूहे क्या थे, सरवाइव कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन था, है ना, जो संक्रामक थे, उसको उन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, एस स्ट्रेन हीट। तो गर्म करने की वजह से जो इसके डीएनए थे जो रोग उत्पन्न कर रहे थे, है ना, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद उसको गर्म करके क्या किया गया, चूहों में प्रवेश कराया गया। तो जो चूहे थे वह क्या करने लगे, सरवाइव करने लगे। मतलब इससे यहाँ पर यही सिद्ध हो रहा है कि जो संक्रामक जो रोग उत्पन्न हो रहा था वो यहाँ पर नष्ट हो चुका था। उसके बाद अगला प्रयोग में क्या किया कि उन्होंने एस स्ट्रेन जो हीट किया हुआ था, गर्म किया हुआ था, उसको, और जो असंक्रामक था यानी कि आर स्ट्रेन जो रोग उत्पन्न नहीं करते थे, है ना, तो दोनों को क्या किया उन्होंने, माइस पर प्रवेश कराया, चूहों पर प्रवेश कराया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो चूहे थे, है ना, वो क्या हो गए, मर गए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि जब हीट करके प्रवेश कराया गया था तब भी चूहे जिंदा थे, है ना, और जो रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे यानी कि जो रफ टाइप के बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन, उसमें भी चूहे जिंदा थे। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके चूहों पर डाला गया, इंजेक्ट कराया गया, तो चूहे क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब गर्म करने की वजह से जो डीएनए थे वो क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे, है ना। लेकिन जब वहाँ पर क्या आया, जब जीवाणु आए जो रोग उत्पन्न नहीं कर रहे थे, तो इनके कुछ डीएनए रूपांतरित होकर, है ना, आर स्ट्रेन में चले गए और क्या हो गए, उग्र हो गए। और उग्र होने की वजह से वह असंक्रामक से क्या हो गए, संक्रामक हो गए, जिसकी वजह से चूहों को निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया और वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। तो ये था रूपांतरण प्रक्रिया, है ना। इसीलिए इस क्रिया को कहा गया रूपांतरण प्रक्रिया। इसको ग्रिफिथ ने 1928 में प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन सा भाग है जो रूपांतरण के द्वारा, है ना, रूपांतरण द्वारा लक्षणों को दूसरे जीवों में पहुँचा रहा है। यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाया, ग्रिफिथ के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाया, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इससे स्पष्ट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया कि कौन सा भाग रूपांतरण के लिए उत्तरदायी
है ना। यहाँ पर डीएनए ही है जो एक जीवाणु से जब दोनों जीवाणुओं को मिला दिया गया तो वह जो असंक्रामक थे उसको भी संक्रामक कर दिए। तो यहाँ पर ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि वह डीएनए ही है जो क्या हो गया, ट्रांसफ़र होकर चूहों को मार दिया, है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके बाद 1944 में, है ना, 1944 में 3 वैज्ञानिक आए जिसका नाम था एवरी, मैक्लिऑड और मैकार्टी। तीन वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लिऑड और मैकार्टी। इन्होंने क्या किया, दोबारा फिर से इसी प्रयोग को दोहराया और सिद्ध किया कि डीएनए ही है जो क्या करता है, रूपांतरित होता है। यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन ये तीन वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया, रूपांतरण को दोहराया और सिद्ध किया, है ना, कि रूपांतरण के लिए वह कौन सा पदार्थ है जो उत्तरदायी है। तो इन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए ही है जो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिक पदार्थ को सिद्ध किसने किया कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, तो एवरी, मैक्लिऑड और मैकार्टी ने ही सिद्ध किया था। चूहों में डिप्लोकोकस निमोनी के प्रयोग द्वारा, है ना, किसने मतलब बताया कि रूपांतरण प्रक्रिया होता है, तो ग्रिफिथ ने दिया था इसको, है ना। तो इस प्रकार से था यह डीएनए का प्रमाण।